तामरा कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज हम बात करेंगे गैसों के आदान प्रदान की। भी मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहता है स्टूडेंट्स को भी। लोगों को पता ही नहीं एक्चुअल में भी, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं और जब सांस लेते हैं तब कौन सी होती है, मात्रा कितनी होती है जब लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो मात्रा कितनी होती है, किस प्रकार से हमारे अंदर गैसें जाती हैं और अल्टीमेटली कौन सी गैस फेफड़ों के बाद रक्त के साथ कोशिकाओं तक पहुंचती है। तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। देखो, ये जो वातावरण की वायु है, वातावरण वायु जो एयर है, इसके अंदर बच्चों नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है और CO2 होती है। नाइट्रोजन की बात करें तो 78% के आसपास, ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग 20% के आसपास और CO2 की बात करें तो 0.03% के आसपास। ऑक्सीजन 20 से 21 भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है। तो ये तीनों गैसें जो वातावरण, एक बार शुद्ध वातावरण की बात कर रहे हैं, अगर कोई पोल्यूटेड गैस हुई तो वो भी हमारे साथ हमारी बॉडी में अंदर जाएगी। तो मान लो ये गैसें हैं, इनको हम इनहेल करते हैं, इनको अंदर खींचना कहलाता है निश्वसन यानी इंस्पिरेशन। और बच्चों, ये जो मात्रा होती है ये लगभग 500 ml के आसपास होती है। अगर नॉर्मल इनहेल करें तो इसकी मात्रा कितनी होती है, 500 ml। बच्चों, सबसे पहले ये नासिका क्षेत्र में जाती है, नेजल कैविटी में। यहाँ पे दो काम होते हैं, एक तो ये फिल्टर होती है, यानी अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं तो रोक लिए जाएंगे, और दूसरा यहाँ पे टेम्परेचर का रेगुलेशन भी होता है, यानी ज़्यादा गर्म है तो थोड़ी ठंडी कर ली जाएगी और ज़्यादा ठंडी है तो थोड़ी गर्म कर दी जाएगी, क्योंकि हमारे नेजल कैविटी में काफ़ी घुमाव होते हैं। इसके बाद ये जाती है बच्चों वायु ग्रसनी में, यानी फेरिंग्स में, और ग्रसनी के बाद जाती है ये कंठ में, यानी लैरिंग्स में। लैरिंग्स कंठ के बाद ये जाती है श्वास नली में, यानी ट्रेकिया में, और ट्रेकिया से जाती है श्वसनियों में, यानी ब्रोंकी, और श्वसनी से जाती है श्वसनियों में, ब्रोंकियो। तो इस प्रकार से अल्टीमेटली ये जो वायु है ये हमारे फेफड़ों में पहुंच गई, लंग्स में, और लास्ट में हमारे श्वसन तंत्र का एक अंतिम भाग होता है जिसे बोलते हैं वायु कूपिकाएं। तो ये वायु कूपिकाओं में चली जाती है, एल्वियोलिज में। तो ये तीनों की तीनों गैसें बच्चों पहुंच गई वायु कूपिकाओं में। यहां पे क्या होगा, यहां पर केवल 4%, ध्यान देना भाई, केवल 4% ऑक्सीजन जो है रक्त से मिलती है। कितने परसेंट, 4%। इसका कारण क्या है बच्चों, सबसे बड़ा रीजन जो है ये है भी फेफड़ों में ऑक्सीजन का दबाव CO2 के दबाव से ज्यादा होता है। प्रेशर ऑफ O2 जो है वो ज़्यादा होगा प्रेशर ऑफ CO2 से। प्रेशर ऑफ O2 जो है वो 102-104 mmHg रहता है, जबकि CO2 का प्रेशर 40 mmHg रहता है। इसका कारण है क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में गई है, ऑक्सीजन जो है इसकी मात्रा ज़्यादा है और CO2 बड़ी कम मात्रा में गई है, 0.03%। हालांकि CO2 की एक्टिविटी जो है, क्रियाशीलता ऑक्सीजन से ज़्यादा है, पर दबाव जो बनेगा ज़्यादा ऑक्सीजन का। जिसकी लाठी उसका रक्त,
यहाँ पे जो प्रेशर है वो ऑक्सीजन का ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन जो है रक्त से जुड़ेगी। अब ऑक्सीजन रक्त से जुड़ गई तो रक्त का काम है इसको लेके जाना। बच्चों रक्त जो है इसको हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचा देता है। कोशिका यानी सेल। लो जी, ये ऑक्सीजन आ गई रक्त की सहायता से कोशिका में। कोशिका के अंदर एक बड़ा ही अद्भुत शानदार कोशिकांग पाया जाता है भी, जिसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज से क्रिया करती है, तो यहाँ पे ऊर्जा बनती है और साथ में CO2 बनती है और साथ में जल भी बनता है। CO2, H2O और ऊर्जा। ऊर्जा जो है ATP के रूप में बनती है, ये सभी को पता होना चाहिए भाई। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो बच्चों देखो हमारी कोशिकाओं में जो है, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारी कोशिकाओं में ऊर्जा बन रही है, साथ में एक वेस्ट प्रोडक्ट भी बन रहा है जिसे बोलते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये CO2 जो है ये हमारी सेल में प्रोड्यूस होती है, इसलिए हमारी जो कोशिकाएं या उत्तक जो होते हैं, कोशिका या उत्तक में यहाँ CO2 का दबाव O2 से ज्यादा होता है भी। CO2 का दबाव क्या हो गया? ज्यादा, क्योंकि CO2 हमारी कोशिकाओं में बन रही है। और ये जो क्रिया कहलाती है बच्चों, ये श्वसन कहलाती है, रेस्पिरेशन। अगर आपके दिमाग में ये बात है भी ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना श्वसन है, तो वो गैसों का आदान प्रदान है। श्वसन की परिभाषा होती है कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण, जिसके फलस्वरूप क्या बने? ऊर्जा। तो ये भी एक ध्यान रखना। और ये कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का श्वसन केंद्र भी कह सकते हैं। और साथ में ऊर्जा बनती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस या बिजली घर। तो ये चीज़ें सिर्फ याद करने के लिए नहीं होती, ये समझना भी हमें चाहिए। अगर हम समझ के करेंगे तो हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2 इस मार्ग से फेफड़ों में पहुंची, और फेफड़ों में केवल 4% ऑक्सीजन किससे मिल गई? रक्त से। और रक्त से मिलने के कारण रक्त जो है इसको कहाँ ले गया? कोशिका में, और कोशिका से चली गई माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसने किसको तोड़ा? ग्लूकोज को। ग्लूकोज को तोड़ा तो क्या बनी? ऊर्जा, CO2 और H2। अब देखो CO2 यहाँ पे बनी, इसलिए CO2 का दबाव क्या हो गया? ज़्यादा। प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होता है, तो फिर क्या करता है रक्त? अब लाठी किसके पास है भाई? CO2 के पास आ गई, तो CO2 रक्त के साथ मिलेगी और रक्त इसको वापस लेके जाएगा फेफड़ों में। यहाँ पे ऑक्सीजन को ला रहा था ये, और यहाँ से CO2 को लेके जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का दबाव ज़्यादा है और सेल में CO2 का। अब यहाँ पे देखो ये CO2 को ले गया, जैसे ये फेफड़ों में पहुंचेगा तो यहाँ पे किसका दबाव ज़्यादा मिलेगा? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का दबाव हमेशा ही फेफड़ों में ज़्यादा रहता है, तो ये क्या करेगा? CO2 को तो छोड़ देगा और ऑक्सीजन को वापस पकड़ लेगा। इस प्रकार से ये घूमता रहता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को पकड़ता है और कोशिकाओं में CO2 को। फेफड़ों में ये CO2 को छोड़ता है और कोशिकाओं में ऑक्सीजन को छोड़ता है। बस मेन गेम जो है वो प्रेशर का है। प्रेशर जिसका ज़्यादा होगा रक्त उसी को पकड़ेगा। जैसे कि कई बार हम सुनते हैं भी बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड इन दोनों से ज़्यादा क्रियाशील है, ऑक्सीजन से 250 गुना ज़्यादा क्रियाशीलता करती है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई वातावरण के साथ, वायु के साथ, तो वो रक्त से कार्बन मोनोऑक्साइड ही जुड़ेगी, क्योंकि वो ज़्यादा मजबूती से इससे जुड़ती है और फिर छोड़ती और नहीं। तो कोशिकाओं में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, जिसके कारण मनुष्य की क्या हो सकती है? मृत्यु। ठीक है बच्चों, अब देखो CO2 आ गई वापस फेफड़ों में, फेफड़ों से CO2 रक्त से अलग हो गई और रक्त ने वापस किसको पकड़ लिया? ऑक्सीजन।
अब जिस मार्ग से आपने सांस अंदर खींचा है उसी मार्ग से आप सांस बाहर छोड़ दो। बाहर छोड़ने को कहते हैं बच्चों उच्छ्वसन। क्या कहते हैं? उच्छ्वसन, एक्सपिरेशन। ये भी कितनी, अगर नॉर्मल सांस आप बाहर छोड़ोगे तो 500 ml छोड़ोगे और नॉर्मल लोगे तो 500 ml। धक्के से भी ले सकते हो, फोर्सफुली इनहेल भी कर सकते हो, तो इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। आप मैक्सिमम धक्के से 3500 ml तक वायु अंदर खींच सकते हो और धक्के से 1600 ml छोड़ सकते हो, 1100-1200 छोड़ सकते हो नॉर्मल। अगर 500 छोड़ दी उसके बाद अगर धक्के से छोड़ना चाहोगे तो 1100-1200 ml ही छोड़ोगे आप। तो इस प्रकार से वायु बाहर आई। यहाँ पे नाइट्रोजन जितनी अंदर जाएगी उतनी बाहर आ जाएगी भी, चाहे 78% जाए चाहे 76। अब ये सोचने वाली है भी ऑक्सीजन बाहर आएगी कि नहीं आएगी। तो यहां देखो बच्चों, स्टूडेंट्स यहां पे गौर करो भी जब आपने वायु अंदर खींची तो कितने % ऑक्सीजन जुड़ी? 4%। बच कितनी गई? 16। तो जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो इसमें 16% ऑक्सीजन भी होती है। ये बात बड़ी गौर करने वाली है। लोग ये सोचते हैं, जिन विद्यार्थियों ने ढंग से नहीं पढ़ाया, जिनको ये लगता है भी ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना ही श्वसन है, तो वो यहाँ पे गलती कर जाते हैं। वो ये सोचते हैं भी ऑक्सीजन हम छोड़ते ही नहीं। ऑक्सीजन आपने 16% छोड़ी और CO2 जो है वो अंदर खींची कितनी? 0.03%। परंतु CO2 छोड़ोगे कम या ज़्यादा? तो उसका आंसर यहाँ पे है। आपने CO2 कम ली, वो काम नहीं आई, पर आपने CO2 बनाई कोशिका में। आप, हमारी प्रत्येक कोशिका CO2 बनाती है। अब जब बनाएगी तो इसकी मात्रा बढ़ेगी तो बाहर भी ज़्यादा ही आएगी। तो ये बच्चों आती है लगभग 3.6%। 3.6% जो है CO2 बाहर आती है नॉर्मल एक्सपिरेशन में। ये बात गौर करने वाली है। पहले पीछे एक एग्ज़ाम हुआ था कांस्टेबल, तो पहले वो ऑनलाइन हुए, फिर ऑनलाइन कैंसिल होने के बाद फिर वो ऑफलाइन हुए। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम थे उसमें ये क्वेश्चन आ गया था भी जब हम उच्छ्वसन करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 16% ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो ये इस बात का प्रमाण भी है। देखो भी जब कोई व्यक्ति डूब जाता है पानी में तो हम उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन करवाते हैं, कृत्रिम श्वसन, कृत्रिम ब्रीदिंग। तो उसका मुंह पकड़ के हम उसको वायु देते हैं। तो हम क्या देना चाह रहे हैं उसको? ऑक्सीजन। अगर हम छोड़ ही नहीं रहे तो क्या हम CO2 देना चाहते हैं? वो तो आगे मरने वाला है, CO2 देके और जल्दी मर जाएगा। तो नहीं भाई, हम ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन 16% छोड़ते हैं। हालांकि 4% तो नहीं जुड़ेगी जब हम उसको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग करवाएंगे, पर कुछ तो जुड़ेगी, कुछ तो उसके बचने की संभावना रहेगी। तो इस प्रकार से ये बड़ा ध्यान रखने वाला बात है भी जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन भी होती है और उसकी मात्रा CO2 से ज़्यादा होती है। जो आप बात करते हो भी ऑक्सीजन हम लेते हैं CO2 छोड़ते हैं, वो बात यहाँ पर यहाँ के लिए है। यानी हम ऑक्सीजन काम में लेते हैं और हम CO2 बनाते हैं। वो इस श्वसन के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिया हो रही है ना, उसके लिए है, यहाँ के लिए नहीं है। बिल्कुल हमने ऑक्सीजन प्रयोग में ली है, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु हमने CO2 बनाई भी है, पर सांस छोड़ते समय ऑक्सीजन भी बाहर आएगी जो बच गई, जो यूज नहीं हुई। तो कई बार क्या है, हमारे अंदर भ्रम आ जाता है भी मतलब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन है या नहीं है। तो ये क्लियर कट ध्यान रखना बिल्कुल है। ये जो मात्रा होती है बच्चों, ये ज्वारीय आयतन कहलाती है। ज्वारीय आयतन, टाइडल वॉल्यूम। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट फॉर्म है TV। ज्वारीय आयतन क्या होता है? एक बार में ग्रहण की गई या छोड़ी गई CO2 की मात्रा,
या आयतन, वॉल्यूम भी एक बार में नॉर्मल जब आप सांस अंदर लेते हैं तो कितनी, या नॉर्मल आप छोड़ते हैं तो कितनी। तो नॉर्मल हम 500 ml भी लेते हैं और 500 ml ही छोड़ते हैं। ये कंडीशन कब की है बच्चों? सामान्य स्थितियों की। नॉर्मल इंस्पिरेशन या नॉर्मल एक्सपिरेशन, दोनों में से एक को हम टाइडल वॉल्यूम कह सकते हैं, टीवी, और इसकी मात्रा कितनी होती है? 500 ml। अब इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो श्वास नली होती है, इस पर एक इस प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे हम घाटी ढक्कन बोलते हैं भी, घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस। इससे भी कई बार क्वेश्चन आता है बच्चों। घाटी ढक्कन जो है श्वास नली में भोजन को जाने से रोकता है। जब भी हम कोई चीज़ निगलने लगते हैं तो ये ढक्कन जो है बंद हो जाता है, और ये एक अनैच्छिक क्रिया है, अपने आप ही बंद होता है, अपने आप खुल भी जाता है। तो जैसे हम, क्योंकि जो ग्रसनी है ये तो कॉमन है, ये पाचन तंत्र का भी कॉमन है, श्वसन तंत्र का भी कॉमन है। यहाँ जाकर भोजन तो जाएगा एसोफेगस में, ग्रासनाल में, और वायु जाएगी श्वास नली में, ट्रेकिया में। पर भोजन गलती से कहीं श्वास नली में न चला जाए, इसलिए ये घाटी ढक्कन हमारी रक्षा करता है, और जैसे हम भोजन निगलने रखते हैं तो ये बंद हो जाता है। आप वैसे ही अगर कोई भोजन नहीं निगलो, सीधा ही अगर ऐसे कोई चीज़ निगलने का मतलब आभास करोगे तो भी ये बंद हो जाएगा। और निगलते समय न तो हम सांस को छोड़ सकते हैं, न ही ग्रहण कर सकते हैं, न तो इनहेल कर सकते हैं, न एक्सहेल कर सकते हैं, कुछ क्षण के लिए बंद हो जाता है। साथ में इस श्वास नली में कार्टिलेज बल्ले भी पाए जाते हैं भी। क्या पाए जाते हैं? कार्टिलेज बल्ले, उपास्थिक बल्ले भी बोलते हैं इनको। ये क्या करते हैं? श्वास नली को पिचकने से बचाते हैं भी, श्वास नली को पिचकने से बचाते हैं। देखो, भगवान ने हमारी सुरक्षा तो बड़ी अच्छे तरीके से की है, फेफड़ों को भी सुरक्षा प्रदान की है। पसलियां पाई जाती हैं भी, फेफड़ों के ऊपर क्या पाई जाती हैं? पसलियां, यानी रिब्स, 12 जोड़ी, जो कि फेफड़ों की सुरक्षा करती है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ एक सिंपल सा गैसों का आदान प्रदान है। गैसें किस प्रकार से हमारे अंदर आएगी और केवल ऑक्सीजन ही जुड़ेगी और कोशिकाओं में CO2 जुड़ेगी। इस प्रकार ये मैकेनिज्म समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में मनुष्य का श्वसन तंत्र करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और साथ में जो श्वसन तंत्र से संबंधित एक क्वेश्चन आते हैं, ये जो मात्रा, आयतन और क्षमताएं हैं, ये बड़ी कंफ्यूज करती है, बच्चे भूल जाते हैं। मैं बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाऊंगा। श्वसन में जो ब्रीदिंग है उसमें कौन कौन से आयतन हम पढ़ना चाहिए हमें, और कौन कौन सी क्षमताएं हैं, जैसे फेफड़ों की कुल क्षमता इत्यादि, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद, नमस्कार।